नमस्कार दोस्तों, शाश्वत मंच पर आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, रंग विमर्श एक मुलाकात में आज हम मुलाकात करेंगे एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और शिक्षिका भारती शर्मा जी से। तो चलिए मंच पर उनका स्वागत करते हैं और भारती शर्मा जी रंगकर्म विधा में बहुत ही सीनियर रंगकर्मी भी हैं और निरंतर काम कर रही हैं। तो उन इन पंक्तियों से उनका मंच पे स्वागत करते हैं। तेरा कठिन संघर्ष ही तुझे जिताएगा, तेरा कठिन संघर्ष ही तुझे जिताएगा, ऊंची उड़ान और हौसला तेरी मंजिलों को करीब लाएगा। शाश्वत मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैम। और चूँकि अभी बातचीत धन्यवाद। करके बहुत अच्छा लगा और हमारे हेमंत दुबे जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जुड़ चुके हैं। माननीय धन्यवाद, उच्च न्यायालय के धन्यवाद। अधिवक्ता हैं। हाँ, हाँ। जी तो मैम आप काफ़ी लंबे समय से इस रंग विधा से जुड़ी हुई हैं। लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि जो नाटकों से जुड़ाव था वो आपका कैसे हुआ? नाटकों से जुड़ाव बचपन से ही हो गया था। घर में एक जी, माहौल था, पिताजी जी, संगीत सीखते थे, जी, तो घर में हारमोनियम, तबला हुआ करता था और मतलब एक माहौल बचपन से ही मिला था। और जी, रामलीलाओं का कल्चर था दिल्ली में, तो मेरे पापा की अपनी एक संस्था भी थी, कूर्मांचल कला संगम, तो जी, उसमें हम लोग आर्टिस्ट हुआ करते थे। और हम लोग क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलॉन्ग करती हूँ, तो उत्तराखंड का जो फ़ोक आर्ट है, उस उसको हम प्रेज़ेंट करते थे। तो जी, बचपन से ही था जुड़ाव और फिर रंगमंच से प्रॉपर नाटक कब से करना शुरू किया, ये मेरी शुरुआत 78-79 में मैंने पर्वतीय कला केंद्र मोहन उप्रेती जी का की एक संस्था है, वो अब तो रहे जी, नहीं। उत्तराखंड के बहुत ही नामी संगीतज्ञ थे, जी, कंपोज़र थे, बहुत नाम है उनका। तो उनकी संस्था मैंने जॉइन की थी। फिर वहाँ से फिर साल 2 साल वहाँ रह के फिर मैं एनएसडी चली गई और एनएसडी में 3 साल का डिप्लोमा किया, एक्टिंग में स्पेशलाइज़ेशन किया जी, और 1 साल मैं एनएसडी रेperटरी में भी रही जी, बतौर फेलो मेंबर, जी, फेलोशिप की थी। उसके बाद बाहर निकल के अपनी संस्था मैंने फ़ॉर्म की, क्षितिज नाट्य संस्था। और क्योंकि अपने हिसाब का काम करना था और अपने पसंद का काम करना था। तो तब से बिल्कुल। वो संस्था मतलब हाँ, करीब 35 साल तो हो ही गए हैं, 35 38 साल तो हो ही गए हैं इस रंगमंच में। और बस वो सिलसिला जारी है क्योंकि जी, पैशन है तो वो कभी ख़त्म भी नहीं होगा। जी। मैम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आप शिक्षिका भी हैं, तो आपने उसी विद्यालय में मतलब पढ़ी भी हैं आप, वहाँ से शिक्षा भी आपने ग्रहण किया था। तो आज और आज की जो नई शिक्षा प्रणाली है, उसमें कुछ अंतर है? मैं वहाँ शिक्षिका मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं थी, मैं विज़िटिंग जी, फैकल्टी में कभी-कभी गई हूँ। जी, जी, शिक्षा प्रणाली में आप कह रही हैं जी, बदलाव? जी, जी, हाँ, देखिए समय के साथ तो चीज़ें इवॉल्व हो ही जाती हैं क्योंकि हम जिस वक़्त स्कूल में थे, उस वक़्त का रंगमंच और आज का रंगमंच बहुत फ़र्क है। आज बहुत हम हमारे समय में 3 घंटे के नाटक हुआ करते थे और जी, फुल लेंथ प्लेज़ होते थे 3 एक्ट प्लेज़ होते थे। समय बहुत होता था उस वक़्त ऑडियंस के पास भी समय होता था, ट्रैफ़िक का इतना प्रॉब्लम नहीं था। 3-3 घंटे के नाटक लोग देखा करते थे। और जी, आते-आते अभी आते-आते ये है कि वो उसकी लेंथ जो है वो 1 डेढ़ घंटा मैक्सिमम हो गई है। तो एक तो ये बदलाव तो मेजर बदलाव है कि समय की कमी सब लोगों के पास है, दर्शकों के पास भी है और जो कर रहे हैं नाटक वो लोग भी चाहते हैं कि कम समय में हम लोग जितना बेहतर हम कर सकें। तो जी, और ऑडियंस जितना समय देगी उतना ही हम कर भी बिल पाएँगे। तो बिल्कुल। वो एक मेजर बदलाव तो ये हुआ है। शिक्षा प्रणाली में भी वही हुआ है कि जो पाश्चात्य हमारे जितनी शिक्षा पद्धतियाँ हैं जी, उनका इन्फ्लुएंस जो है जी, वो भी आया है वो भी आया है और
जैसे मैंने कहा कि अभी समय की सबके पास कमी है, तो इंस्टेंट मैं जो शिक्षण देती हूँ वो बाहर अपनी संस्था में देती हूँ, जी, अभिनय पढ़ाती हूँ। तो वही एक रहता है बच्चों का कि हम 6 महीने, साल भर का कोर्स हमें चाहिए, 3 साल का नहीं चाहिए। बहुत जी, लंबा समय देना पड़ जाता है, 3 साल उतना हम जाके बॉम्बे में स्ट्रगल कर लें या जाके अपने जिस भी फ़ील्ड में हैं, तो हम काम कर लें, प्रैक्टिकल नॉलेज हम गेन कर लें, एक्सपीरियंस गेन कर लें। तो वो बदलाव है शिक्षा में कि कम समय में एक सर्टिफ़िकेट या एक डिप्लोमा मिल जाए, ज़्यादा लंबा कोर्स ना हो। और इवॉल्व ही हो रही हैं रितंद्रा जी चीज़ें, शिक्षण प्रणाली में भी इवॉल्व हो रही हैं। एक चीज़ मैंने, क्योंकि मैं बाहर पढ़ाती हूँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ाती हूँ, तो ये ज़रूर मैंने रियलाइज़ किया कि जो रियलिस्टिक एक्टिंग है, उस पर ज़्यादा ज़ोर देना पड़ता है, क्योंकि वो एक्टिंग जो है वो फ़िल्मों में भी काम आती है और नाटकों में भी और टीवी में भी, जहाँ भी जाएँ, क्योंकि हमारी फ़िल्में स्टाइलाइज़ उसमें तो होती नहीं हैं, उस तरह से नहीं बनती हैं, और ज़्यादातर जो रंगमंच से जुड़ते हैं बच्चे, उनका एम यही होता है कि हम बॉम्बे जाएँ, फ़िल्मों में काम करें, टीवी में काम करें, नाम कमाएँ, पैसा कमाएँ। तो वो एम होता है। थिएटर में पूरी ज़िंदगी लगाना तो कोई नहीं चाहता है, ख़ासकर अभी के बच्चे, बिल्कुल। अनलेस अनलेस कि वो उनका पैशन ना बन जाए। अगर जी, पैशन है तो वो फिर रह रह भी जाते हैं थिएटर जी, में, क्योंकि लाइव परफ़ॉर्मेंस का अपना ही एक चार्म होता है, अपना ही मज़ा है। जब सामने ऑडियंस बैठी है और उनकी तालियों की गड़गड़ाहट इंस्टेंट आपको पता चल जाता है, उनसे संवाद हो रहा होता है आपका अपने दर्शकों से। तो उसका अपना एक मज़ा है। तो बिल्कुल। वो एक मेजर मुझे बदलाव दिखता है कि समय की कमी हुई है, और दूसरा बदलाव ये है कि भीड़ बहुत, जिस तरह से बाकी सारे क्षेत्रों में, मैं कहूँ कि जितनी भी फ़ील्ड हैं, उनमें जिस तरह से कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, तो अभी इस फ़ील्ड में भी बहुत कॉम्पिटिशन आ गया है, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, जॉइन करते हैं रंगमंच। फ़िल्मों में ही जाने के लिए सही, लेकिन आते हैं। जी, पहले कमी थी, पहले नहीं था, अभी लड़के-लड़कियाँ बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो वो भी एक बदलाव मैं देख रही हूँ, क्योंकि हमने जब नाटक शुरू किया था, तो लड़कियों का बहुत हुआ करता था एक्ट्रेसेस का। जी, मिलती नहीं थीं आपको, बहुत कम होती थीं, और बड़े हाथ-पैर जोड़कर बुलाना पड़ता था कि आ जाइए, एक एक रोल है हमारे नाटक में, आप कर दीजिए। लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है। अभी जी, हाँ, मिल जाते हैं आपको। जी। तो कुछ ये बेसिक बदलाव तो बहुत ऑब्वियस हैं, जो आई थिंक सबको ही दिख रहे होंगे। बिल्कुल। मैम, अभी आपने कहा कि आप जो है अभिनय सिखाती हैं, तो अभिनय का क्या सिलेबस होता है? उसमें मतलब संपूर्ण अभिनय में जैसे म्यूज़िक है या उसके जो लाइट पार्ट हैं वो, या मतलब स्पीच पे काम है? मतलब अभिनय का सिलेबस क्या होता है उसमें? देखिए, अभिनय में जी, तो लाइटिंग जो है वो डिज़ाइनिंग का पार्ट हो जाती है, कि जो जी, जी, डायरेक्टर है, वो जी, उसको, एक अभिनेता को मालूम होना चाहिए कि लाइट, जी, बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि जी, स्पॉट किसे कहते हैं और कहाँ स्पॉट बन रहा है, मुझे कहाँ पोज़ीशन लेनी है और लाइट कैच करनी है। लेकिन वो डिज़ाइनिंग पार्ट हो जाता है। जी, लाइट है या सेट है या कॉस्ट्यूम है, वो डायरेक्टर का काम उसमें ज़्यादा होता है। अभिनय में हम लोग जो है वो रियलिस्टिक एक्टिंग पर काम करते हैं। जी, स्तानिस्लावस्की प्रोसेस पर काम करते हैं। रशिया के जी, एक थिएटरिस्ट थे, बहुत नामी। तो उन्होंने जी, एक करते-करते एक सिस्टम डेवलप किया रियलिस्टिक एक्टिंग को लेके। तो उनके ही जो उनका जो प्रोसेस है, उस पर हम लोग काम करते हैं। उनके जो जो कि आई थिंक फ़ॉर्मूले हैं। वर्ल्ड उनके जो फ़ॉर्मूले हैं, जी, क्योंकि जी, वो वर्ल्ड वाइड वो एक्सेप्टेबल है, वो वेस्ट में भी स्टानिस्लावस्की प्रोसेस पर ही ज़्यादा काम होता है। स्टाइल तो बहुत सारे हैं, एक्टिंग स्टाइल बहुत हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्टाइल है रियलिस्टिक एक्टिंग, कि जी, ये किसी भी स्टाइल के मूल में तो रियलिज़्म होना ही चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, इनर होना चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, इमोशंस होने बिल्कुल। चाहिए, सबटेक्स्ट होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो रियलिस्टिक एक्टिंग में बहुत बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं।
तो हम उसी पर ज़्यादा काम करते हैं। और जहाँ तक लाइटिंग की आपने बात की, तो वो जी, भी एक ये तो देखिए थिएटर या रंगमंच ये एक ऐसा माध्यम है कि इसमें सभी आर्ट फॉर्म्स जो हैं जी, इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। आपको पपेट्री भी आनी चाहिए, आपको क्राफ्ट भी आना चाहिए, आपको सेट सेट कैसे बनता है, कार हम क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कारपेंटरी भी सीखते हैं, आरी जी, चलाना भी हम सीखते हैं, और कील कैसे ठोकी जाती है, हथौड़ा कैसे चलाया जाता है, ये सब भी हमें सिखाया जी, जाता है। तो ये सब क्योंकि ये प्रैक्टिकल उसमें काम आती हैं। जब भी आप नाटक करें तो आपको पता रहता है कि आप किस तरह से सेट बनता है और कैसे हमको उसको खड़ा करना है, स्टैंड लगाने हैं। ये बेसिक नॉलेज तो एक्टर को होनी ही चाहिए, लेकिन ये उसको करना पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी, लेकिन बाहर अमेच्योर ग्रुप में तो एक्टर को सारा काम करना पड़ता है। उसको प्रोफेशनल रेperटरी कंपनी में बेशक वो ना करें, उनका वो जॉब नहीं होती है, लेकिन आप जब बाहर एक किसी संस्था से जुड़े हैं, तब तो देखिए आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉस्ट्यूम स्टिच भी करनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल, सिलना भी पड़ेगा, आपको जो नाटक में जो भी ज़रूरत है, नाटक में किसी भी चीज़ की कोई प्रॉपर्टी है तो आपको बनानी पड़ेगी। तो आना तो चाहिए सब कुछ एक एक्टर को, बिल्कुल। अ, या जो थिएटर से जुड़ा है उसको बिल्कुल, आना चाहिए। जी। बिल्कुल। अब जितनी सारी अभी हम आपने डिस्कशन किया जो, तो इतनी सारी अनुभवों के लिए मुझे लग रहा है कि समय चाहिए। तो आज की परिवेश में जो लोग सोचते हैं कि 2-3 नाटक कर लिया और उन्होंने सीख लिया और सब कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि जो जो भैया आपने बताया कि इतनी जल्दी पॉसिबल है कि सारी चीज़ें हम सीख लें। उसके लिए कुछ न कुछ तो समय माँगता है रंगमंच और देना पड़ेगा। मैम, इसी अभिनय के साथ-साथ कितना महत्वपूर्ण है पढ़ना, साहित्य को, नाटक को कितना महत्वपूर्ण है पढ़ना? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। आप बेशक आपको कील ठोकना ना आता हो, आरी चलानी ना जी, आती हो, लेकिन आपको साहित्य ज़रूर पढ़ना चाहिए एक एक्टर को। उसको पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है कि किसी भी विधा में लिखा हुआ उसको मिले, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, या कोई साहित्य पढ़ना, साहित्य तो पढ़ना ही है, उसको पढ़ना बिल्कुल। ही नहीं होगा। मैडम, मुझे लगता है कि नाटक की स्क्रिप्ट को भी पढ़ेंगे तभी हम उसको हाँ, उसकी प्रस्तुति भी नाटक करेंगे ना? जी, नाटक तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए वो बिल्कुल, कहेंगे कि हाँ ठीक है, हम नाटक, हमें जो करने को मिलेगा हम इसको पढ़ लेंगे, बाकी हमें नहीं पढ़ना। नहीं, आपको साहित्य तो पढ़ना ही होगा। इंडियन, बिल्कुल, वेस्टर्न जो भी आपको मिलता है, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जितना भी आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकली वो सारे अनुभवों को नहीं समेट सकते हैं, जी, जितना कि आप पढ़ के दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं। और बिल्कुल, उसको महसूस कर सकते हैं। आप जब पढ़ भी रहे हैं तो आप आत्मसात कर लेते हैं ना उस कहानी के साथ या उस पात्र के साथ, आप एक कनेक्ट फ़ील कर लेते हैं। तो बिल्कुल, आपको बहुत सारे अनुभव जो आप रियल लाइफ़ में शायद ना ले पाएँ, प्रैक्टिकल लाइफ़ में खुद ना वो अनुभव आपको मिल पाएँ, वो अनुभव आपको साहित्य से मिल जाएँगे। आप बिल्कुल, जितने भी कहानियाँ पढ़ रहे हैं, इतने अच्छी-अच्छी कहानियाँ हमारे लेखक लिख के गए हैं, तो उनके अनुभवों को पढ़ के हम और वो एक स्टॉक होता है एक एक्टर के लिए कि आपके पास जितने ज़्यादा अनुभव हैं ज़िंदगी से जुड़े हुए, जितना आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं लाइफ के बारे में, जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी है लाइफ को लेके, उतना बेटर आप एक्टर हो सकते हैं। क्योंकि एक बिल्कुल, आप डायलॉग याद करके बोल सकते हैं। आपकी बॉडी आपका टूल है, ठीक है, आप खड़े हो सकते हैं, आपको खड़ा होना आता है, आपको बोलना आता है, डायलॉग याद करने आते हैं, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जी, तो बड़ा मुश्किल होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल, मतलब आप एक डायलॉग बोल रहे हैं और आपने एक पॉज़ गलत लगा दिया, और आप अगर उसका आगा-पीछा नहीं देख रहे हैं कैरेक्टर का, उसका बैकग्राउंड आपने नहीं समझा है, उसके साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, उसके भावों को आप नहीं समझ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। मैं सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। एक एक जी, एक सेंटेंस है, रुक मत जा, 3 शब्द हैं देखिए, रुक मत जी, जा। अब आप रुक के बाद कॉमा लगा दीजिए, रुक मत जा, मीनिंग कुछ और है। अब आप बिल्कुल, रुक मत, मत के बाद कॉमा लगा दीजिए, रुक मत, जा, जा, मीनिंग मीनिंग बदल चेंज, गया ना, बिल्कुल, है ना? तो यहाँ बिल्कुल, आपकी समझ, यहाँ एक एक्टर की समझ काम आती है कि उसने क्या बिल्कुल, समझा उस डायलॉग से, जो उस नाटक में लिखा था, और पीछे से वो कैरेक्टर जो बोलता आ रहा है, वो उसको रुकने के लिए कह रहा है,
या जाने के लिए कह रहा है? जी, आपने एक गलत पॉज लगा लिया डायलॉग याद करके, तो वो अर्थ का अनर्थ हो गया ना। आपने उसको बिल्कुल। जाने के लिए बोलना था, आपने उसको रोक लिया। जी, तो बहुत जरूरी है कि आपकी जिंदगी की समझ अच्छी हो एक एक्टर की। और बिल्कुल मैम। जिंदगी को समझने के लिए जिंदगी को देखना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। अब आप रियल लाइफ में तो इतना एक्सपीरियंस, इतनी जिंदगियों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, तो एक ही जरिया है, साहित्य। बिल्कुल, साहित्य आप पढ़ें। साहित्य को बिल्कुल मैम। बिल्कुल। बिल्कुल किसी कोई भी ये विधा हो। जी। जी। मैम, जी। मैं जानना चाहूँगी आपके कुछ ऐसे संस्मरण वाले नाटक जो आपने किए हों, आपको अच्छे लगे हों, और डायरेक्शन में भी आपने काम किया है, तो डायरेक्शन वाले भी नाटकों को जानना चाहूँगी। जी, सभी कुछ नाटक जो मुख्य। मेरे जी, मैं वही नाटक करती हूँ जो मुझे पसंद है। मतलब पसंद आते हैं। मैं जब हम जी, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं इसे करना है, तो ऐसे ही नाटकों का चुनाव मैं करती हूँ। तो उसे उस लिहाज से बोलूँ तो मेरे सभी नाटक मुझे बहुत प्रिय हैं। पर जी, एक नाटक है जो बहुत ही, जिसने मतलब हम कहें कि ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी हमें समझाई। जी, मेरा एक नाटक है, मैं हूँ ना इन टाइम एंड स्पेस। जी, मैं हूँ ना ब्रैकेट में इन टाइम एंड स्पेस। जी, ये बेस्ड है, बंगाल के एक राइटर हैं प्रमथ नाथ बिशी जी। जी, उनका लिखा हुआ नॉवल है पूर्णावतार। जी, पूर्णावतार। जी। तो उस पर बेस्ड ये नाटक मेरा है। और इसमें जो इसमें है, डायरेक्शन दिया है आपने? हाँ, डायरेक्शन दिया, मैंने एक्ट भी जी, किया उसमें। अच्छा। हाँ। ये जो है उन्होंने जरा, जो कृष्ण के सौतेले भाई थे, जिनसे हिरण के धोखे में कृष्ण की मृत्यु हो गई थी, उनके पैर पर तीर चला दिया था उन्होंने, जी, वो जी, हिरण समझ के। सौतेले भाई थे उनके कृष्ण के, वो उसको जी, मार के कृष्ण को मार देते हैं। उनको जी, मालूम नहीं होता। जी, पर उनकी जो पत्नी होती है वो बहुत भयभीत हो जाती है कि आपने देवता को मार दिया, कृष्ण को मार दिया। अब आप भाग जाओ और पकड़े जाओगे, और जो सिपाही हैं वो आ जाएंगे। तो वो वहां से भागता है। उसको पहले डर नहीं था, अनजाने में उसने मारा, लेकिन वो भागता है। और वो डर उसके साथ साथ चलता है। वो 8 साल जी, तक वो भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। पर्वतों तक गए, किन्नर राज्य तक गए। और इस दौरान उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जी, वो उसके ऊपर वो उपन्यास है। कि वो जिस तरह से वो चर्निंग उनकी हुई। आप देखिए, अपने, अगर आप विवेकी पुरुष हैं, तो अपने भय, अपने डर, अपनी जो भी फीलिंग्स है आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। उस जगह से आप भाग सकते हैं, लेकिन वो डर तो आपके अंदर है। वो बिल्कुल। डर आपके अंदर है, तो वो डर को लेकर वो 10 साल तक घूमते रहे, और उस दौरान उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान की जी, प्राप्ति हुई। और फिर वो वापस लौटते हैं द्वारिका, और समुद्र में विलीन हो जाते हैं। तो जी, वो एक एक और वो बहुत हमारे हिंदू धर्म की जो मैं कहूँ कि हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो हिंदू धर्म क्या कहना चाहता जी, है, उसको लेके बहुत बहुत सही तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो बहुत हमारे दिल के करीब था, और हमने करीब 8 महीने उस नाटक को खड़ा करने में लगाए। तो उस वक़्त जिस तरह से उस नाटक के माध्यम से ज़िंदगी को समझा, और लाइफ़ की फ़िलॉसफ़ी को समझी, तो इसीलिए हमने उसका नाम भी दिया, मैं हूँ ना इन टाइम एंड स्पेस। हम जी, समय और स्पेस में ही एग्ज़िस्ट करते हैं, ये मोमेंट में जी, एग्ज़िस्ट एग्ज़िस्ट करते हैं। तो वो बहुत मेरे दिल के करीब है। जी, और बहुत सारे नाटक हैं, और सभी मुझे बहुत पसंद है। जी, बतौर एक्टर कहूँ तो हम जब स्कूल में थे, तो जी, हमारे डायरेक्टर थे, प्रसन्ना जी हैं, बहुत ही नामी डायरेक्टर हैं जी, साउथ से। हाँ जी। तो उन्होंने एक प्ले सेकंड ईयर में हमारे साथ किया था, फ्यूजियामा, एसेंट ऑफ फ्यूजियामा। उसमें एक कैरेक्टर मैंने किया था, आयशा आपा का। वो मुझे अभी तक याद है, वो रोल, वो कैरेक्टर। क्योंकि मैं उस वक़्त 25-26 साल की थी, और मैंने 70-75 साल की लेडी का रोल किया था। जी, जी। जी, ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है कि 14 साल की या 15 साल की लड़की
अगर कोई बूढ़े का कैरेक्टर करती है और माँ का रोल, मतलब मैंने देखा उसको वो क्या समझेगी, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह किया। हाँ, नहीं मैम पर आप वो बहुत अच्छा हुआ जी, था, वो जी। बहुत अच्छा हुआ था। हाँ, हाँ, लेकिन मैम एक चीज़ यहाँ मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपनी बात करूँ, एक प्ले था जिस समय जिस एज में मैं प्रेम शब्द से परिचित नहीं थी, और उस प्रेम के की स्क्रिप्ट पे कोई किसी कैरेक्टर को मैं कर रही हूँ, तो उस समय वो इमोशन समझ में नहीं आते, आज समझ में आते हैं, वो एज चली गई है। तो नहीं, ये तो है, ये तो है, जी, ये ये बिल्कुल सही इत्तेफाक। कहा। हाँ, इत्तेफ़ाक तो है। उस समय तो लेकिन बस वो, जी, जो डायरेक्टर हाँ, बताता है बस उतना ही समझने की कोशिश होती है। हाँ। तो नहीं देखिए, प्रेम शब्द ऐसा है कि जी, मुझे लगता है कि ठीक है, हम स्त्री-पुरुष के प्रेम की तरह ना समझे वो बच्चा, जी, लेकिन प्रेम, अनुराग ये तो बचपन से ही हमारे अंदर ये फीलिंग्स तो होती ही हैं। जी, है ना? क्योंकि हम छोटे बच्चे थे तो हम फ़िल्में देखते हैं या फ़िल्म में भी अगर रोमांटिक सीन्स कुछ हैं, तो कुछ तो एक अनुभूति होती है कि हाँ, ऐसा स्त्री-पुरुष का प्रेम जो है वो इस तरह, बिल्कुल, लेकिन वो प्रेम प्रेम जो है वो माँ से, पिता से, भाई से, अनुराग जो है वो इन लोगों से भी होता है। बस वही है कि वो जो फिज़िकैलिटी में जो चीज़ें आती हैं और मैन वुमेन रिलेशनशिप की बात करें तो वो एक जी, छोटा बच्चा नहीं समझ सकता। उस लिहाज से मैं कहूँगी कि एक एक्टर को उसकी रेंज तो होनी ही चाहिए। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम 80 साल के बूढ़े का करना है तो उसके लिए पहले मुझे 80 साल का होने दो, फिर मैं वो बिल्कुल, रोल करूँगा। तो बिल्कुल, ये तो संभव ही नहीं, है ना? लेकिन हाँ, हम 80 साल के बूढ़े के इमोशंस को समझ सकते हैं, उस बुज़ुर्ग के, उसकी फीलिंग्स को हम समझ सकते हैं, उसके शरीर में के दर्द को हम समझ सकते हैं कि भाई घुटने में दर्द है और किस तरह से वो बैठते-उठते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं और किसी भी उम्र या किसी भी पड़ाव में हम समझ सकते हैं। बस उतना ही है कि उतना अगर समझ है, आप एम्पैथाइज़ कर पा रहे हैं। बिल्कुल, एक एक्टर को एम्पैथाइज़ तो करना ही चाहिए। तो वो बहुत है एक एक्टर के लिए कि उसको बिल्कुल, रेंज तो बनानी ही पड़ेगी। बिल्कुल। हाँ, मैम हाँ। जब से आपने अपनी रंग यात्रा शुरू की है, तो देश के लगभग स्थापित नाट्य निर्देशकों के साथ भी आपने काम किया है, तो मैं कुछ आपको याद हो तो उनके अनुभव के बारे में हम जानना चाहेंगे। मैंने तो शुरुआत में ही बहुत बड़े जी, नामी लोगों के साथ ही शुरुआत हुई। जैसे मैंने बताया मोहन उप्रेती जी थे, वो बहुत जी, नाम हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में संगीत सिखाते थे हमें। और जी, विश्व मोहन बडोला जी के साथ मैंने काम किया हुआ है, वो जी, मेरे हीरो का रोल करते थे। बीएम शाह जी जी, हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे। विनोद नागपाल जी मेरे पिता का रोल कर रहे थे। मेरा जो पहला ओपेरा था, मैं ओपेरा करती थी उस वक़्त। तो जी, बहुत बड़े लोगों के साथ काम किया और उनके अनुभवों से बहुत सीखा। जो डिसिप्लिन उन लोगों के अंदर था उस वक़्त, जो कि अब देखने को नहीं मिलता। जी, अब के निर्देशकों में भी वो देखने को नहीं मिलता। अब के रंगमंच में जितने लोग जुड़े हैं, तो एक ये तो चीज़ है कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे सीनियर्स थे, वो बहुत डिसिप्लिन्ड थे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थे और अपने काम को लेके बहुत उत्साह था उन लोगों के अंदर। उत्साह अभी भी होगा, ज़रूर है लोगों में, तभी वो कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा भटकाव भी है अभी के समाज बिल्कुल, में। और ये मैं किसी व्यक्ति की गलती नहीं मानती हूँ, किसी इंडिविजुअल की गलती नहीं मानती हूँ। अभी का दौर ही ऐसा है कि इतना भटकाव है आज के दौर में कि आप चाहते ना चाहते आप 10 चीज़ों में उलझे रह जाते हैं और वो आपको हर चीज़ देखनी भी होती है। तो ये दिक्कत है। तो वो उस बिल्कुल, दौर के जो लोग थे, इतने सीनियर लोग, तो उनका अनुभव मैं क्या बताऊँ आपको कि मतलब बीएम शाहजी हमारे डायरेक्टर थे और जी, देखिए आप कहेंगे कि डायरेक्टर जो है वो तो बाहर शो के दौरान वो ऑडिटोरियम में बैठें अपना आराम से कुर्सी में जी, और नाटक देखें या फिर लाइट बूथ में चले जाएँ। तो मेरा अनुभव तो ये है, बाद में सुना कि वो कभी अपना नाटक देखते नहीं थे, पर मेरा अनुभव ये है कि वो विंग में खड़े रहते थे। जी, वो विंग में साइड में कमानी में हमारे ये ओपेराज़ होते थे, तो वो विंग में जी, खड़े रहा करते थे पीएम शाह जी और किसी भी एक्टर को कोई भी ज़रूरत है कॉस्ट्यूम की चेंज की या किसी प्रॉपर्टी की तो वो देने में भी मदद करते थे। तो सोचिए एक निर्देशक विंग में खड़े होके अपने अभिनेताओं की मदद कर रहे हैं और वहाँ विंग में खड़े हैं कि भाई सब ठीक-ठाक हो।
तो इतनी मतलब इतना डेडिकेशन बिल्कुल। था उनमें। हालाँकि वो मैंने सुना है कि वो अमूमन अपने नाटकों को देखते नहीं थे, पर मेरा अनुभव ये है कि मैंने उन्हें जी, विंग में खड़े हुए देखा है और वो जी, विंग में रहते थे। जी। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही कह रही हाँ, हैं। जी। हुँ, तो नहीं एक है जो समय परिवर्तन आया है तो बहुत सारी स्थितियाँ, परिवेश भी बदले हैं। लोगों हुँ, के कहीं न कहीं देखिए नैतिक आचरण में भी बदलाव आया है। बहुत, तो बहुत। वो सारी चीज़ें हैं हम लोग जो उसकी खामियाज़ा चाहे परिवार में भुगत रहे हैं, चाहे रंगमंच पे हुँ, भुगत रहे हैं, चाहे हाँ, समाज के लोगों के बीच में भुगत रहे हैं, तो वो हाँ, सब गिरावट है, उसको हाँ, भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है और हाँ, समझने की ज़रूरत है। जब तक हम नहीं समझेंगे उसको नहीं कर पाएँगे। अ, बिल्कुल। बिल्कुल इसके अलावा मैम आप मैंने पढ़ा है आपका वो साइट पे जो था तो उसमें आपने कुछ स्क्रिप्टिंग भी का भी काम किया है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी? हाँ, मैंने जी, 4-5 नॉवल जो हैं वो ड्रामेटाइज़ किए हैं। जी, अ, और उनको फिर मंचित भी किया। तो जी, उनको ड्रामेटाइज़ किया और एक ज़ी की एक फ़िल्म थी हम लोगों ने बनाई थी, हमने प्रोड्यूस भी किया था, मैंने एक्ट भी किया था उसमें। ज़ी जी, टीवी के लिए एक ढाई घंटे की फ़िल्म बनाई थी काला हीरा, तो उसका स्क्रीन प्ले भी मैंने लिखा था। जी, तो हाँ, बीच-बीच में इस तरह से लिखने का काम मैं कर लेती हूँ। कहानियों का भी मैंने ड्रामेटाइज़ेशन किया है, उनको मंचित भी किया है। एक मेरा सीनियर फेलोशिप रही है, चेंजिंग जी, स्टाइल्स एंड मेथड्स ऑफ थिएटर एक्टिंग। तो उस पर वो एक्चुअली रिसर्च वर्क था और उसमें ज़्यादा एम्फेसिस इसी पर था कि आप किसी भी स्टाइल या किसी भी फ़ॉर्म में आप एक्टिंग कर रहे हों। जी, लेकिन रियलिज़्म बेस में रहना बहुत ज़रूरी है, इनर का रहना बहुत ज़रूरी है, जी, इमोशंस का रहना, कैरेक्टर की फीलिंग्स का रहना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर एम्फेसिस ज़्यादा था। तो वो जी, बुक फ़ॉर्म में भी पब्लिश हो गई है वो बुक। तो इस तरह जी। से बीच-बीच में कुछ-कुछ ड्रामेटाइज़ेशन वग़ैरह मैं करती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ। जी। बिल्कुल और होना भी चाहिए। देखिए होता क्या है कि जो एक निर्देशक है, कभी-कभी वो जब दृश्य अपने तरीके से बनाता है, तो जो स्क्रिप्ट राइटर होता है, तो कहीं न कहीं हालाँकि ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि स्क्रिप्ट राइटिंग जो करता है, वो ड्रामे के रिहर्सल में नहीं होता है। बहुत कम अब कहीं रहते हो तो मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि उनको भी लगता है कि उन्होंने जो लिखा है वो बेहतर लिखा है, लेकिन एक डायरेक्टर की नज़रिए से वो स्क्रिप्टिंग नहीं होती, वो उसको हुँ, दृश्य बनाने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल। कहीं न कहीं जी, तो ये कहीं न कहीं वो जो फासले दिखते हैं दोनों के बीच में हालाँकि वो इच्छुक होते हैं राइटर कि हम हमारी अगर स्क्रिप्ट कोई डायरेक्टर उसको निर्देशित कर रहा है तो हमें बुलाया जाए। लेकिन हुँ, कुछ तो सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बुला लीजिए तो ठीक है, लेकिन कुछ कहेंगे नहीं हमने ये सोच कर लिखा है, तो इसलिए डायरेक्टर भी मजबूर होता है कि अगर बुलाएँगे तो वो हमारा ड्रामा तैयार हो जाए तो उनको आमंत्रित कर लो सम्मान से। तो नहीं इस देखिए मैंने जी, अंधा युग भी किया, मैंने तुगलक भी जी, किया और जी, क्योंकि वो उस वक़्त के लिखे हुए नाटक थे और 3-3 घंटे के नाटक थे और जी, उसमें मतलब जो भी नाटक इस तरह के जो रिटन फ़ॉर्म में होते हैं और हम उठाते हैं, तो मुझे उसमें बतौर निर्देशक जो चीज़ें लगती हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मैं काट देती हूँ। तो जी, एडिट में मुझे करना ही पड़ता है, एडिटिंग वग़ैरह करनी ही पड़ती है। तो जी, मैं काफ़ी एडिट करती हूँ। हमने तुगलक भी 2 घंटे का किया, उसको एडिट किया काफ़ी। जो हमें लगता था कि जो जिस तरह से हमें कहानी को दर्शकों को दिखाना है, उसमें वो सीन्स या वो डायलॉग ज़रूरी नहीं है। अंधा युग भी हमने काटा और जी, उसको भी 2 घंटे का बनाया। तो डायरेक्टर को इतनी फ्रीडम तो होनी ही चाहिए कि भई बिल्कुल, उसका नज़रिया क्या है? वो उस नाटक में क्या चीज़ देख रहा है, जो उसे दर्शकों तक पहुँचाना है। तो उतनी आज़ादी तो डायरेक्टर को मिलनी चाहिए। हाँ, कुछ राइटर होते हैं जो बहुत उनको लगता है कि भाई हमने इतनी मेहनत करके ये एक नाटक लिखा है या एक स्क्रिप्ट लिखी है, तो इसमें से एक भी शब्द ना कटे। पर ये बिल्कुल, संभव नहीं होता है। हाँ, ये संभव नहीं बिल्कुल, होता है क्योंकि क्योंकि टाइमिंग भी करनी होती है, टाइमिंग हाँ, भी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो सिर्फ़ राइटर है तो उसको रंगमंच की तकनीकियों का ज्ञान तो है नहीं। वो जी, टेक्निकैलिटीज़ नहीं समझते हैं। उनको मालूम नहीं है कि एक एक्टर को अभी एग्ज़िट लेनी है और अगर कॉस्ट्यूम चेंज करके आना है तो उसे नेक्स्ट सीन में थोड़ा गैप चाहिए। तो ये सारी बिल्कुल, चीज़ें या किस तरह से हम क्या सीन हम क्या कौन-सा दृश्य रंगमंच पर दिखा सकते हैं, कौन-सा नहीं दिखा सकते हैं, तो वो टेक्निकैलिटीज़ नहीं पता होती हैं। तो थोड़ा मुश्किल तो होता है अगर वो सिर्फ़ राइटर है।
बिल्कुल। लेकिन कुछ राइटर हैं जो रंगमंच कर भी रहे होते हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है, तो वो फिर बेहतर लिख लिख पाते हैं। नाटक जी, नाटक बिल्कुल। बेहतर लिख पाते हैं। हाँ एक जी। मैंने देखा था, एक कॉमेडी सीरीज थी गड़बड़ घोटाला, इसमें इसको आपने इसके बारे में कुछ बताया? वो मैंने देखा है, हाँ, चूंकि इसलिए पूछ रही। आपने देखा है? जी। अरे बहुत पुरानी बात है। बहुत हाँ, ये पुरानी। डी हाँ, डीडी 1 के लिए बनाया था जी। घोटाला। जी। एक्चुअली मैंने ही स्क्रिप्ट लिखी थी। जी। इसको अडैप्ट किया था रशियन स्क्रिप्ट से इसको अडैप्ट किया था और जी। स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी थी, प्रोड्यूस भी किया था उसको और फिर उसमें एक रोल भी किया था। तो जी। उसके 13 एपिसोड्स और डायरेक्ट भी किया था मैंने उस सीरियल को। बहुत पुरानी बात है। दूरदर्शन के जी। लिए भी मैंने बहुत कुछ पहले वो कुछ काम। हाँ, ब्लैक बहुत ब्लैक पहले। एंड व्हाइट वाली टीवी थी तब मेरे घर हाँ, उस समय। हाँ, जी। हाँ। तो मतलब वो वैसा-सा कुछ था। तो वो किया मैंने। रॉयल्टी पर काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ डीडी के लिए बनाई। जी। डीडी 1 में एक ताना बाना सीरियल आता था। जी। पीटीआई टीवी का प्रोडक्शन था। शशि जी। कुमार जी मेरे साथ को-एंकर होते थे। आधा ताना बाना था और आधा सुरभि था, कल्चरल मैगज़ीन थी। तो वो भी जी। 2 साल वो भी किया हम लोगों ने। करीब 40 एपिसोड उसके किए थे हम लोगों ने। जी। जी। तो हाँ, डीडी 1 के लिए काम किया। अच्छा, आपने गड़बड़ घोटाला याद दिला दिया मुझे। जी, वो जी। जी, क्योंकि वो जी, हाँ। कॉमेडी था तो अच्छा लगता कॉ था, देखने में भी कॉमेडी अच्छा था लग। और उसमें हाँ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही हमारे बहुत सारे कलाकार थे। जी। तो हमारे जूनियर थे बहुत, मेरे जूनियर थे जिन्होंने अभिनय किया था। अभी वो लोग सब फ़िल्म में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुकुल नाग थे उसमें, जो जी। कि साईं बाबा का रोल करते हैं, अगर जी। आप जानती हो। तो जी। साईं बाबा सीरियल में जो साईं बाबा का रोल हाँ, करते थे। इस समय जो तो कर रहे हैं। नहीं, इस समय नहीं, इससे जी, पहले अच्छा। वाले। तो जी। जी। वो भी थे उसमें और बहुत सारे लोग थे। तो हाँ, वो भी किया था। मैं आपने याद जी। दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी। इसके अलावा मैम कुछ एजुकेशनल जो है, एजुकेशन के हाँ, ऊपर हाँ। भी आधारित जी, आपने जी, जी। उसके बारे में हाँ, हमें बताएं कुछ? हाँ, जी। हाँ, हाँ। ये दीपालिया प्लान प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, यूनिसेफ जी। जैसी ऑर्गेनाइज़ेशन है। ये जी। स्लम के बच्चों के लिए, स्लम उनकी एजुकेशन वगैरह के लिए पढ़ाने के लिए काम करते हैं ये लोग। तो इनके लिए हमने कुछ एजुकेशनल फ़िल्म्स बनाई थी मैंने, जी। दीपालिया प्लान प्रोजेक्ट के लिए। अ, और उसकी भी स्क्रिप्ट मैंने खुद ही लिखी थी, डायरेक्ट भी किया था। तो वो भी अच्छा अनुभव था। उसमें मतलब वो उन बच्चों के लिए हमें वो फ़िल्म बनानी थी जो स्लम्स में रहते हैं, जिनको शिक्षा के अवसर नहीं मिल पाते। जी। तो उनको थोड़ा-सा प्रमोट करने के लिए कि हाँ, कैसे मतलब पढ़ाई की ओर आपको जाना होगा, जाना चाहिए पढ़ लिख कर, मतलब तरक्की बिना पढ़े संभव नहीं है। आपको एजुकेशन चाहिए ही। तो वो हाँ, वो भी एक अनुभव था कि वो जी। भी फ़िल्म्स बनाई मैंने। हाँ जी। बिल्कुल, क्योंकि इससे मैसेज जाता है समाज को, और मैं ये हाँ, कहती हूँ कि अगर एक व्यक्ति भी उससे अपने उसको शिक्षा को ग्रहण कर लेता है तो हाँ, सार्थक हो जाती है ऐसी सार्थक। स्क्रिप्टें लिखना। बिल्कुल। हाँ। इसके अलावा मैम आपने बहुत सारा मतलब काम भी किया है रंगमंच क्षेत्र पे। कोई ऐसा अनुभव जो मतलब अभी तक आपको याद हो? मैं चाहे वो तो डायरेक्शन में, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग लिखते समय कुछ ऐसा संस्मरण जो थोड़ी सी आपको रोचकपूर्ण रही हो उस समय? देखिए, रंगमंच में आप हैं तो मतलब बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल। घट रही होती हैं। उस वक़्त तो काफ़ी आपको लगता है कि ये क्या हो गया? बाद में आप जब याद करते हैं तो आपको हँसी आती है। कई बार ऐसा जी। होता है कि हम जब शो कर रहे होते हैं, शो के दौरान बहुत सारी चीज़ें घट रही होती हैं। जी। तो एक नाटक था हमारा, दिल्ली जो एक शहर था, दानिश जी। इकबाल जी का लिखा हुआ नाटक था। उसको जी। साहित्य कला परिषद ने अवार्ड दिया था। फर्स्ट थी वो स्क्रिप्ट, मतलब जी। इनका हर साल होता है दिल्ली में साहित्य कला परिषद, दिल्ली गवर्नमेंट की एक कल्चर विंग है। तो ये लोग जी। हर जी। साल जो बेहतर नाटक होते हैं और जो लिखे जाते हैं उनको प्राइज़ देते हैं। तो वो हमने जी। नाटक किया था, दिल्ली जो एक शहर था। और जी। उसमें एक मुझे याद है, जो हम अभी भी याद करके बहुत हँसते हैं, कि हमारा एक कलाकार था जो अपनी एंट्री भूल गया जी। और उसके बहुत सारे डायलॉग थे और क्यूज़ थे और ना
मतलब जो सुल्तान है वो खड़े हैं और उनके सारे जी मंत्रीगण खड़े हैं और वो आ ही नहीं रहे। तो अब मैं विंग में थी, मैं म्यूज़िक के क्यूज़ भी दे रही थी। तो मुझे सडनली कुछ समय का गैप लगा, साइलेंस हो गया एकदम। ये कोई भूल गया है, क्या हुआ है? तो जो हमारे सुल्तान का रोल कर रहे थे मोहित, वो बार-बार कह रहे हैं, "बोलो, किसी को कुछ कहना है, किसी को जी कुछ कहना है।" अब जिसको कुछ कहना था वो जाके वो थर्ड सीन की कॉस्ट्यूम पहन विंग में चले गए और वो थर्ड रुपेश भिमटा थे हमारे कलाकार, तो वो जी अपने कॉस्ट्यूम चेंज कर रहे हैं वे अपने ग्रीन रूम में। उन वो भूल ही गए कि मेरी यहाँ पर एंट्री है। तो जी बड़ा मुश्किल हो गया था, वो बहुत ऑकवर्ड मोमेंट था वो उस वक़्त। तो किसी तरह से जो जिसका डायलॉग नहीं था, जो मंच पे थे, उन्होंने किसी तरह से मैनिपुलेट किया कि असल में सुल्तान उनका ये कहना था कि ये ऐसे करके कुछ उसको मतलब बैलेंस किया, तो जी नाटक आगे बढ़ा। लेकिन इस तरह के अनुभव बहुत इम्प्रोवाइजेशन इम्प्रोवाइज़ इम्प्रो किया, हाँ, जी इम्प्रोवाइज़ किया जी और उस वक़्त तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन बाद में हम लोग बहुत उस चीज़ को याद करके हँसते रहे। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, अनुभव बहुत सारे हैं। लेकिन ऐसा कोई अनुभव जो आप कहें कि मतलब मेरे तो देखिए हर मोमेंट मेरे लिए एक अनुभव है रंगमंच में जी और मैं उन हर मोमेंट की बात करूँगी तो आई थिंक 35-40 साल गुज़र जाएँगे क्योंकि बिल्कुल जिए बिल्कुल हैं वो सारे मोमेंट जिए हैं रंगमंच में। तो जी हर मोमेंट का अपना एक अनुभव है और वो मुझे बहुत प्रिय है। रंगमंच ही बिल्कुल एक पैशन है तो आप देखिए आप अगर अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहे हैं तो आप आपके लिए एक-एक क्षण जो है यादगार हो ही जाता है। वो यादगार ही बिल्कुल होता है। हाँ। बिल्कुल मैम। इसके रंगमंच पे जब हम कोई स्क्रिप्ट करते हैं या मतलब जो आज के बच्चे हैं, जो नवांकुर हमारे थिएटर में आने के इच्छुक हैं, तो थिएटर में जब वो आते हैं तो हम उनको क्या कहना चाहेंगे आपके ज़रिए? आप कुछ उनसे कहना चाहेंगी कि वो किस तरीके से तैयारी करके आएँ थिएटर में या अगर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रशिक्षण के लिए वो क्या तैयारी करें? देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं जी, यही कहूँगी कि अगर आप ग्लैमर या नेम, फेम, मनी की वजह से आ रहे हैं इस फ़ील्ड में तो मतलब आपको ये टैप करना पड़ेगा कि क्या ये आपका पैशन है? अगर ये आपका जुनून है, तब तो आप सर्वाइव कर लेंगे इस फ़ील्ड में, है ना? जी, क्योंकि जुनून होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मतलब अभिनेताओं के लिए ख़ासकर पैसे की कमी है, पैसा नहीं जी, मिलता। आपको सर्वाइव भी करना होता है ज़िंदगी में, आपको मतलब कुछ तो पैसा चाहिए आपको सर्वाइव करने के लिए, तो वो बिल्कुल। सारी चीज़ें तो हैं। मतलब ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि क्या ये मेरा पैशन है? क्या आप पढ़ाई से भाग के आ रहे हैं? आपको क्या ये अभिनय बहुत आसान लगता है कि डायलॉग याद किया और बोल दिया, बस इतना ही होता है अभिनय? तो फिर नहीं आना चाहिए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपका ये पैशन है, बेशक आपको डायलॉग बोलना ना आता हो, बिल्कुल, बेशक आपको इमोट करना ना आता हो, लेकिन अगर आपका ये पैशन है तो आप सर्वाइव कर लेंगे, तो आप फ़ॉलो कर लेंगे, तो आप चाहे आपको आधी रोटी मिले खा के ज़िंदा रहेंगे और क्योंकि आप और खुश रहेंगे क्योंकि आप अपने जी, पैशन को फ़ॉलो कर रहे हैं, है ना? अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहे हैं, ये जुनून है आपके लिए, जुनूनी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जी, सीखना तो देखिए फिर वो तो आप अगर आ जाते हैं रंगमंच में तो अनुभव तो आपको मिलेंगे ही, आपको सिखाया जाएगा, आप करते-करते बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप बहुत आसान ना समझें इस चीज़ को बिल्कुल, कि कुछ मतलब बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, ऐसा है नहीं। यहाँ ज़िंदगियाँ गुज़र जाती हैं लोगों की और बड़ा मुश्किल है यहाँ पैसा और नाम भी तभी होगा जब आप कम से कम 20-25 साल, 30 साल लगा दें इस क्षेत्र में, काम करें, जी, है ना? तो तब बिल्कुल, थोड़ा जानने लगते हैं और क्योंकि ऐसा इतना आसान नहीं है वो मतलब बिल्कुल वही है मैम लोग क्योंकि वो दिक्कत है। जो नहीं ज़्यादातर बच्चे सिर्फ थिएटर ही नहीं मेरा मानना है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी च हाँ, शॉर्टकट नहीं चलता। अगर आपको बड़ी नहीं उपलब्धि चलता। प्राप्त करनी है
तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उतनी ही करना आपको पड़ेगा। आपको अपना समय भी देना पड़ेगा, आपको हाँ, उसके प्रति समर्पित भी होना पड़ेगा। तो ये सारी बिल्कुल, चीज़ें बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अब बिल्कुल। इतने साल देखिए रंगमंच में लगाने के बाद हमारा संघर्ष अभी भी जारी है। हम अभी भी बिल्कुल। संघर्ष कर ही रहे हैं। और कुछ जी, ज़िंदगी समझी है, लाइफ़ की फ़िलॉसफ़ी को समझा। वो एक संतुष्टि है कि अ, आत्मा की संतुष्टि ज़रूर है, और वो भी है कि हमने अपने पैशन को फ़ॉलो किया है और वो आज भी वो पैशन बरकरार है। बिल्कुल। लेकिन अगर उस हिसाब से, उस लिहाज से देखें तो अभी भी संघर्ष जारी है। अभी भी अ, हमें मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, मैम एक यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि आप जिस समय से जुड़ी हुई हैं, उस समय की जो एक थिएटर के प्रति जो समर्पण का जो भाव था या जो एक नज़रिया था, वो और आज के जो लोग जुड़े हैं, आप भी एक मतलब रंगमंडल चलाती हैं, तो वो जो रेपेट्री के बच्चे उनमें दृष्टिकोण में क्या बहुत बदलाव क्या महसूस करती हैं आप दोनों के उस परिप्रेक्ष्य में? देखिए हम लोगों ने रंगमंच शुरू जी, किया था, तो फ़िल्में, टीवी भी एक दूरदर्शन के अलावा कुछ नहीं था, और दूरदर्शन भी हमारे सामने ही आया। टीवी जी, भी नहीं हुआ करता था हम जब छोटे थे। तो टीवी सीरियल्स वग़ैरह तो होती ही नहीं थी, और फ़िल्में वो स्टार्स थे, वो बड़े-बड़े ख़ानदान जो बॉम्बे के हैं वही लोग, उन्हीं लोगों का काम माना जाता था। एक बहुत डिस्टेंस था फ़िल्मों में और रंगमंच में। तो रंगमंच उस समय जो था बहुत डेडिकेशन से आते थे लोग। क्योंकि आगे के रास्ते ज़्यादा खुले हुए नहीं थे, उससे आगे कहाँ जी, जाना है। तो रंगमंच व विश्व मोहन बडोला जी पूरी ज़िंदगी रंगमंच किया उन्होंने। विनोद नागपाल जी ज़िंदगी भर रंगमंच करते रहे, बीएम शाह जी ज़िंदगी भर रंगमंच करते रहे, क्योंकि उस समय फ़िल्में भी कम बनती थीं, पैरेलल फ़िल्में भी नहीं बन रही थीं, आर्ट मूवीज़ भी नहीं बन रही थीं, और दूरदर्शन या टीवी चैनल्स तो हुआ ही नहीं करते थे। एक दूरदर्शन ले दे के उसमें भी सीरियल्स नहीं बनते थे, डीडी भारत उस जी, वक़्त नहीं था। तो रास्ते आगे के बंद थे, तो रंगमंच रंगमंच में जो आता था वो ज़िंदगी भर रहता था। अगर वो जी, रंगमंच कर रहा है, वो एक पैशन था उसका, और एक सीरियसनेस थी, और पैसे के लिए नहीं होता था। पैसा मिलता भी नहीं था, पैसा होता भी नहीं था। पल्ले से लगा के लोग नाटक किया करते थे उस वक़्त। हमने खुद किया है, अपनी जेब से लगा के नाटक किया है। कंट्रीब्यूट कर जी, लेते थे 4-5 लोग मिल के, और किसी तरह पैसा जुड़ा लेते थे कि भैया ऑडिटोरियम हायर करना है, तो थोड़ा आपस में मिल-मिला के हायर कर लेते थे। चंदा लगा तो के, जी, हाँ, चंदा लगा के उस तरह से काम होता था उस वक़्त जी, ना। तो अभी क्या है कि अभी बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। अभी जी, फ़िल्में इतनी बन रही हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आ गया है, इतने सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, काम बहुत हो रहा है, बॉम्बे में बहुत काम है। अब तो दिल्ली में भी काफ़ी टीवी सीरियल्स है, इसकी शूटिंग होती है। तो एक वो ज़रिया लोगों को लगता है कि यहाँ थोड़ा बहुत रंगमंच में आके थोड़ा-सा अभिनय बिल्कुल। सीखें, और फिर आगे अपना उधर ट्राई करें सीरियल्स बिल्कुल। वगैरह और में। मैम कुछ नहीं है तो यूट्यूब का साइड है ना, जो सोशल हाँ, मीडिया अब का तो साइड है। यूट्यूब, हाँ, हाँ, बताइए, अब तो ये भी है। तो मैंने जी, सुना है कि यूट्यूब से भी लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो जी। अब आगे के रास्ते खुले हुए हैं, और ठीक है, बिल्कुल, अच्छी बात है, अगर कोई कुछ अचीव कर पाता है, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बस मुझे दिक्कत वहाँ होती है जब रंगमंच को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह ही लेते हैं लोग। जब जितने समय भी आप हैं, बेशक 1 साल रहें, 1 साल आप नाटक कर रहे हैं, 1 साल रंगमंच कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से कीजिए ना, बिल्कुल, पूरी में ईमानदारी से कीजिए। फिर उसके बाद छोड़ के बिल्कुल, चली जाइए। आप सीखने आए हैं, तो मज़ाक नहीं होना चाहिए। मतलब उसको बिल्कुल। पूरी उतनी गंभीरता से लीजिए उसको। 1 साल, 6 महीना भी गंभीरता से लीजिए। अगर 6 महीने भी आपको रहना है, तो वो तो चाहिए, गंभीरता तो चाहिए। बिल्कुल। ना वो चाहिए ही। बस वो बिल्कुल, थोड़ी क्योंकि दिक्कत है। क्योंकि नाटक विधा एक बहुत गंभीर हुँ, मंच है, साहित्य हुँ, है कहना चाहिए। हुँ, वो तो बिल्कुल। सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए तो आपको सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। हाँ, हाँ, इसके साथ ही देखिए एक चीज़ और भी आती है, अभी आपने हम चर्चा कर रहे थे कि जो अब महिलाओं की कमी नहीं है थिएटर में, लड़कियों की कमी नहीं, लेकिन हमें लगता है कि अभी जो छोटे शहर हैं या जो महानगर हैं, सभी हुँ, को नहीं कर सकते, 1-2 संस्थाओं को मिल जाती हैं। लेकिन अभी भी मैम परिवर्तन है। परिवर्तन ये है कि अभी आप टीवी सीरियल के लिए, फ़िल्मों के लिए अगर विज्ञापन निकाल दीजिए तो बहुत सारी लड़कियाँ
ऑडिशन मतलब देने के लिए उनके माँ बाप भी उनको प्रमोट करते हैं कि ठीक है जाओ, हमारी लड़की। अब वो नहीं देखते कि वो लड़की जाएगी कहाँ, हीरोइन तो बन नहीं जाएगी, हर लड़की नहीं बन जाएगी। लेकिन थिएटर अगर नाम लेते हैं, रंगमंच के लिए बात करते हैं, तो गार्जियन ही पहले तो अपना वो मूड बिगाड़ देते हैं, लड़कियों को जाने नहीं देते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है, इसको हाँ, इसको मुझे लगता है समझाने की जरूरत है। आप जैसे लोग समझाएं कि नहीं, एक पवित्र जगह है पूजा की, मैं तो भाई पूजा की बिल स्थली मानती हूँ। बिल्कुल। तो वो नहीं, उनको आने दे, सीखा यहाँ पे नहीं व्यक्तित्व का ही निखार होगा आप जी। बिल्कुल, बिल्कुल व्यक्तित्व का निखार होगा और आप अगर जी सही मायने में रंगमंच कर रहे हैं, एक ज़िंदगी में इतनी सारी सारी ज़िंदगियाँ अगर जी रहे हैं, इतने सारे जी पात्र करना मतलब इतनी सारी ज़िंदगियाँ जीना, तो वो ज़िंदगियाँ जीते-जीते आप खुदा को पा लेते हैं, है ना? जी तो रंगमंच तो इतना गंभीर माध्यम है कि आप अगर ज़िंदगी को समझना चाहते हैं और खुदा को समझना चाहते हैं, तो रंगमंच से मतलब जिस तरह से सूफ़ी लोग जी सूफियाना जो हो जाते हैं, हम तो कहें कि हम तो सुफियान रंगमंच हाँ, हाँ। तो मतलब कला कला कोई भी विधा आप ले लें, संगीत में जाएँ या नृत्य में जाएँ, तो ये ऐसी विधाएँ हैं कि आप उससे आपका साक्षात्कार हो सकता है, आप कनेक्ट हो सकते हैं उस कॉस्मिक वो सुप्रीम पावर से। बिल्कुल तो बिल्कुल अब देखिए हाँ, दिल्ली में तो ख़ैर अभी थोड़ा बदलाव आ गया है, रंगमंच आया के लिए है। भी आ जाती हैं लड़कियाँ, एक्ट्रेसेस मिल जाती हैं आपको। हाँ, आप ठीक कह रही हैं कि छोटी जगहों पर या छोटे शहरों में थोड़ी दिक्कत है। क्योंकि ग्लैमर से तो अट्रैक्टेड हैं और फ़िल्मों में पेरेंट्स को भी देखिए पैसा और नाम दिख रहा होता है। थिएटर में कौन इतना टाइम लगाए, कौन जी हाँ और फिर डेली जाओ, रिहर्सल करो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ वजहें होती हैं और नाम भी इतना नहीं होने वाला, तो इस वजह से थोड़ा-सा लोग बच्चियों को जी शायद मना कर देते हैं, पर आना चाहिए। अगर आपको आगे आपके ड्रीम्स हैं कि आगे आपको फ़िल्मों में या टीवी में अभिनय करना है, तो आपको थिएटर ज़रूर करना चाहिए। जी ये इतनी अच्छी समझ दे देता है आपको ज़िंदगी की और आप बतौर एक्टर यहाँ पर अपने आप को निखार सकते हैं। आप ना आप बिल्कुल करते-करते बहुत इम्प्रूव कर जाते हैं। तो थिएटर तो करना चाहिए। आपको बिल्कुल। फ़िल्मों में भी जाना है, टीवी में जाना तो है, तो थिएटर का एक्सपीरियंस लेके जाएँ, तो एक बेहतर अभिनेता बनेंगे आप। बिल्कुल, मैम आप उत्तरांचल से हैं, उत्तराखंड से, तो हाँ, हाँ। वहाँ के लोक तत्वों से भी परिचित होंगी। तो हाँ, कुछ हाँ, अगर हाँ। मैं चाहूँगी कि जो वहाँ की जो लोक तत्व हैं या जो शैली है उसके बारे में अगर कुछ क्योंकि समय भी अब होने वाला है, इसलिए मैं कुछ चाहूँगी हाँ, कि देखिए बताएँ। हाँ, उत्तराखंड से हूँ पर जी, मेरा जन्म और मेरी जो पैदाइश है वो दिल्ली की ही है। जी, पर मैंने उत्तराखंड में बहुत काम किया है, वहाँ जी, के बहुत सारे मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं। जी, हमारे यहाँ बहुत जो लोक कलाएँ हैं वो बहुत ही मतलब संगीत का तो बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ की रामलीला बहुत फ़ेमस है। बहुत मतलब उसके जो गाने हैं वो पूरे क्लासिकल रागों पर बेस्ड होते हैं। यहाँ की तरह जो रामलीला शहरों में हमारे होती है वैसा नहीं है। रामलीला हमारे यहाँ की बहुत फ़ेमस है। हमारे जी, यहाँ चाचरी होती है, झोड़ा एक होता है, ग्रुप डांस जी, होता है, हाथ जी, पकड़ के जिस तरह मतलब पहाड़ों में ज़िंदगी है तो जी, उस तरह उसको तो वो एक झोड़ा एक होता है कि हाथ पकड़ के आप ग्रुप में डांस कर रहे होते हैं, चाचरी होता है। न्योली है वहाँ का एक फ़ोक फ़ॉर्म। जी, मैंने गढ़वाल में भी काम किया है, तो वहाँ एक मुखौटा नृत्य होता है। जी, उसका तो बहुत अमेज़िंग है कि वो पत्थर के एक ल ल एक पेड़ के एक टुकड़े को ऐसे फेंकते हैं ज़मीन पर और उसके 2 जी, टुकड़े हो जाते हैं। उन्हीं उनको फिर काट-छाँट नहीं करते, उन्हीं टुकड़ों में वो भगवान की मूर्तियाँ बना के मुखौटे बनाते हैं वो, जी, जी, मास्क बनाते हैं। और जी, उसको कुछ और नहीं करेंगे उसी में कुछ कार्विंग मतलब पेंट-वेंट करके और वो पूरी रात वो नृत्य चलता है, वो बहुत फ़ेमस है वहाँ का। जी, बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है उत्तराखंड का फ़ोक फ़ॉर्म और वो ज़्यादातर मतलब शहरों में भी इतना नहीं आया लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी दशहरा अल्मोड़ा का बहुत फ़ेमस है, बहुत ही जी, फ़ेमस है दशहरा। वहाँ मतलब
जिस तरह से वो लोग बना के लेके जाते हैं और मनाते हैं। रामलीला से एक माहौल चलता है। हमारे यहाँ होली के गाने बहुत फेमस हैं, होली गाई जाती है और एक-एक महीने की होली चलती है। बैठ की जी, होली, खड़ी होली जी, बहुत मतलब वो गाने इतने खूबसूरत गाने हमारे होली के होते हैं। जी, तो है मतलब उत्तराखंड में भी बहुत कुछ है जो जी। अभी होली की बात की आपने, आपको कुछ स्मरण है? कुछ आपको गा सकती हैं उसको? होली का तो मुझे कोई जी, गाना कुछ अभी याद नहीं आ रहा है। जी, अ, होली का तो मुझे भी कुछ याद नहीं चलिए आ रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा रही चूँकि नहीं हूँ उत्तराखंड में। बिल्कुल, लेकिन हाँ, फिर भी आप आपने जानकारी रखी है और मुझे लगता है ये जो फ़ोक फ़ॉर्म आपने बताए, वो उत्तराखंड के संस्कारों में है और वो हाँ। फेस्टिवल पे होते होंगे, है ना मैम? हाँ, नहीं जोड़ा तो जी, देखिए वो तो होली तो जी, घरों-घरों में होती है गाँव में तो। क्योंकि हम यहाँ शहर में ही पले-बड़े तो ज़्यादा नहीं सुन पाए, ज़्यादा नहीं देख पाए। जब भी कभी उस होली के दौरान गाँव में थे या अपने उत्तराखंड में थे, तभी सुन जी, पाए, तभी देख पाए। जी, तो जोड़े-ओड़े में पार्टिसिपेट भी किया है हम लोगों ने बचपन जी, में, अभी नहीं किया है। तो लेकिन कुछ कोई भी अभी गाना मतलब या जोड़ा याद नहीं आ रहा है मुझे जो मैं बिल्कुल। गुनगुना सकूँ लेकिन आपके लेकिन लिए। मैम वो एक प्राकृतिक सौंदर्य का पूरा मतलब वातावरण है उत्तराखंड। हम लोग तो खैर हाँ, टीवी पे ही देखते हैं, लेकिन मतलब अद्भुत है। सौंदर्य के को लेकर जो है, प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर हम कह बिल्कुल। सकते हैं बहुत अद्भुत है। जी, बिल्कुल। जी, जी, ये तो है। और बातचीत करते करते हम लोग भी अपने समय के अंतिम पड़ाव पे आ गए। आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती भी है, तो उसमें हाँ, हम हाँ, मुंशी जी, जी, जी। प्रेमचंद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं आज के दिन। हिंदी साहित्य के पुरोधा थे और जी, हमसे जो जुड़े साथी थे उनको मैं एक बार मैम उनको भी सादर अभिवादन कर लूँ उनका। अनिल रंजन भौमिक दादा प्रयागराज से जुड़े थे। स्वागत है दादा। दीपक मिश्रा जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी जुड़े थे, जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। शिव दयाल आर्या जी, सत्य प्रकाश दुबे जी, साधना जी, नीरज नीरजा जी और जादूमणि जी भी देखिए आपका प्रोग्राम उतनी दूर से जुड़े थे और बहुत अच्छे रंगकर्म वहाँ पे कर रहे हैं, फोक को ही, ट्रेडिशनल फॉर्म को ही लेकर। दक्षा उपाध्याय जी, अखिल जी और देवेश दीक्षित जी, दयाराम शर्मा जी, दयाराम, हाँ, दयानंद शर्मा जी जुड़े। आपका सभी का बहुत बहुत आभार। और आज मैंने मैम एक्चुअली एक गोष्ठी भी आयोजित की है मुंशी प्रेमचंद जी के उपलक्ष्य में, तो मैंने सोचा कि जो हमारा रंग विमर्श का प्रोग्राम है उसको मैं कर लूं। तो दर्शकों से निवेदन है कि उसमें भी जरूर जुड़े और उस जो प्रतिभागी हैं उनका मनोबल बढ़ाएं। और मैम आप हमारी मंच पे आई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके जी। बहुत। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो ओके। मच।